कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। ऑर्डर करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। आपने स्क्रीन पर जो वीडियो देखा उसमें फोन के एक तरफ थे निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव और फोन के दूसरी ओर जो व्यक्ति है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है और कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आज पप्पू यादव को, एक सांसद को, जान से मारने की धमकी दी। क्या क्या कहा उसने और इसके बाद पप्पू यादव ने क्या किया, ये सब आज जानेंगे। लेकिन उसके पहले चलेंगे गुजरात के वडोदरा, जहां आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की अगवानी की और ले गए उनको टाटा के एक प्लांट में, जहां बनाए जा रहे हैं ऐसे जहाज जो हमारे फौजियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित लेकर के जाएंगे। क्या है इस प्लांट विजिट के मानी और क्या है इस जहाज की खूबियां, ये सब हम जानेंगे और सब बातों के आखिर में दिन की सुर्खियां होंगी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher। बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। आज स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के वडोदरा की यात्रा की। इस यात्रा का मकसद था वडोदरा में मौजूद टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करना। ये कॉम्प्लेक्स वडोदरा में ही मौजूद टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL कैंपस के अधीन आता है। और इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? अब हमारे देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब तक ये काम भारत सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL करती आई थी। जब भी फौज के जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करना होता तो HAL के बनाए ही जहाज़ों का उपयोग होता। इनके अलावा भारतीय सेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट में कुछ विदेशी कंपनियों के बनाए एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। लेकिन वडोदरा में मौजूद TASL किस किस्म के जहाज़ बना रही है या बनाने वाली है, इन जहाज़ों की ज़रूरत और खासियत क्या है इन जहाज़ों की, इस पर आगे हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे दिन भर की गतिविधियों पर। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज, पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक भव्य रोड शो के साथ वडोदरा में स्वागत हुआ। रोड शो से होते हुए दोनों नेता TASL के कैंपस पहुंचे। कैंपस के उद्घाटन के बाद दोनों ही नेताओं ने कैंपस में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। जनता से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को याद किया। कहा कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी मीडिया से बात की। In 2026, the first C295 manufactured in India will produce by this plant in Vadodara. This aircraft, it is a symbol of the Spanish and European aeronautical industry. In addition to contributing to modernizing India's defense capabilities, it will also drive technological development, particularly for the state of Gujarat, India's leading manufacturing hub. Thousands of direct and indirect jobs will be created here, and a new generation of highly qualified engineers and technicians will be trained. इसके बाद दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष लक्ष्मी विलास पैलेस गए। यहाँ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लोगों के आपसी संबंधों के आधार पर टिका हुआ है। लेकिन TASL की ये फैसिलिटी भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है और उस पूरे उद्घाटन की असली कहानी क्या है?
साल 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA नाम की कंपनी के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील साइन की। कुल 56 एयरक्राफ्ट्स की डील थी, जिसका मूल्य 21,935 करोड़ रुपए था। इस डील में यह भी तय हुआ कि इन 56 में से 16 जहाजों को एयरबस बनाएगा। इनकी असेंबली स्पेन के सेविल में होगी। बाकी के बचे हुए 40 जहाजों को बनाने का जिम्मा आया TASL के पास। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक एयरबस ने अपने कोटे में से 6 एयरक्राफ्ट्स भारत को डिलीवर कर दिए हैं। बचे हुए 10 इस साल के अंत तक भारत आ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो वडोदरा वाली TASL की ये फैसिलिटी साल 2026 से प्रोडक्शन शुरू करेगी। साल 2031 तक ये सारे टारगेट पूरे करेंगी और उस समय भारत के पास C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट आ जाएगी। लेकिन इस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम क्या है? जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी फौजियों की एक टुकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इसका काम है। C-295 का एक लक्ष्य है कि मौजूदा एवरो 748 की फ्लीट को रिप्लेस करना। अब एवरो 748 के मुकाबले C-295 सेनाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? C-295 छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। एवरो 748 जहाज़ों के मुकाबले C-295 कम फ्यूल की खपत करता है। फौजियों को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा इसे मेडिकल, इवैक्यूएशन, एयर सर्विलांस और कार्गो ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है, यानी एक किस्म से वर्सेटाइल जहाज़ है। एवरो 748 को ब्रिटिश कंपनी बनाती है, जबकि C-295 के एक बड़े जत्थे का निर्माण टाटा कर रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस का काम सहूलियत और किफ़ायत वाला होगा। तो ये तो वो जानकारियां हैं जो खबरों में छपी। हमने इस जहाज के बारे में कुछ जानकारों से भी पूछा, वो भी सुनिए। See, this aircraft is fully capable. It can fly up to a height of 30,000 feet. This aircraft can carry about 50 paratroopers, 72 troops, can lift about 7.5 tons of load. This is much better than the AN-32 performance. The AN-32 aircraft, which are nearly 40 years old, have become old. So my look at it is, initially it has been taken up for Avro replacement. The best part and the difference which will help the services is that in the Avros, the getting in and getting out is from the side doors, like any commercial aeroplane. But here in C-295, like AN-32 and IL, there is a ramp. So getting in and getting out of things, load, equipment, para, assault landing, short field landing, high altitude operations, valley flying, everything, search and rescue becomes very easy with this kind of configuration. इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर की ओर। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी और पूरी कहानी पर बात करें, उसके लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। पप्पू यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी MP साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई चीज ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार MP रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन
करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख भी लेंगे हम। हमने आपको इस वीडियो का छोटा हिस्सा दिखाया, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ बातें डिकोड कर पाएंगे। जैसे कि पप्पू यादव से बात कर रहा शख्स कहता है कि भाई ने जेल का जैमर बंद करवा करके कॉन्फ्रेंस से तुझे कॉल किया लेकिन तूने फोन नहीं उठाया, अब गिनती चालू कर दे। कॉल पर दूसरी ओर मौजूद बंदा पप्पू यादव के एड्रेस गिनवाता है, जो भी उनके सारे पते हैं, बताता है कि उनका घर कहाँ है। इसी कॉल में आगे हुए व्यक्ति पप्पू यादव से कहता है कि वो कच्चा चबा जाएगा। भाई का मैसेज है कि 3 घंटे में गाड़ी आगे पीछे होगी। इस पूरी बातचीत में जिस व्यक्ति को भाई की उपमा दी जा रही है, खबरों में उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कहा जा रहा है। लॉरेंस इस समय साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर सिंगर सिंधु मूसेवाला, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने और अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का इल्जाम है। लेकिन इन खबरों को सच माने तो लॉरेंस ने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी, ये सवाल है। 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस हत्या की साजिश रचने और शूटर्स को असलहा और जानकारी देने के इल्जाम में नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का। इस हत्या के बाद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र में महाजंगल राज, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही तो आम लोगों का क्या होगा। इस ट्वीट ने हलचल मचाई तो पत्रकार पप्पू यादव से बात करने के लिए पहुंच गए। पप्पू यादव ने तब कहा कि उन्हें 24 घंटे मिले तो वो लॉरेंस बिश्नोई को ठीक कर देंगे। इसके बाद पप्पू यादव महाराष्ट्र पहुंचे, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान से मुलाकात की, सहानुभूति व्यक्त की और इन्हीं गतिविधियों के बीच आई आज कथित धमकी की खबर आई। इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, कहा कि उन्हें जो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है उसे बढ़ा करके जेड श्रेणी का कर दिया जाए। पप्पू यादव को मिली धमकी पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी आईं। मीडिया के माध्यम से ही मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और ख़ासतौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी जांच करके उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में होंगे तभी तो वो जेल गए हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर के अखनूर से है। 28 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे थे। एलओसी के पास मौजूद बट्टल इलाके में आतंकवादियों ने आर्मी की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमला करने के बाद आतंकवादी वहां से जंगल की ओर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस गांव से गुजर रही थी। आतंकी पहले से घात लगाए बैठे थे। एम्बुलेंस के आते ही आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुआ ये 5वां हमला है। 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर हमले हुए। पहला बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले में 3 जवानों और 2 पोर्टर्स की जान चली गई। दूसरा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूरों पर गोलीबारी की। हमले में एक मजदूर घायल हो गया। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में हमला हुआ, इसमें 6 लोगों की जान चली गई। 18 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने एक युवक को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। एक के बाद एक हमलों पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 26 अक्टूबर को कहा कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा बहाए गए खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हम अपने वीर जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मनोज सिन्हा आगे कहते हैं कि भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया है, लेकिन हमारा पड़ोसी हमेशा कश्मीर की शांति और खुशहाली को बिगाड़ने में लगा रहता है। अगली सुर्खी एक चर्चा पर है। चर्चा ये है कि देश में अगली जनगणना यानी सेंसस होने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लिज मैथ्यू और आज तक में छपी हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार साल 2025 में जनगणना कराने पर विचार कर रही है। खबरें ये भी दावा करती हैं कि जनगणना खत्म होने के फौरन बाद सरकार परिसीमन का आदेश भी दे सकती है, जिसमें सभी लोकसभाओं की चौहद्दी फिर से तय होगी। हो सकता है कुछ नई लोकसभाएं बने, कुछ पुरानी खत्म हो जाएं। दरअसल देश में हर 10 साल पर जनसंख्या की गिनती होती, जनगणना जिसको कहते हैं। पिछली गिनती साल 2011 में हुई थी। नियम से अगली गिनती 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया और अब तक अभी तक ये टल ही रही थी।
अब अगर 10 साल का साइकिल बरकरार रखते हुए चलते तो अगली जनसंख्या की गिनती साल 2031 में होती, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि साइकिल को ब्रेक किया जाए और 2025 में जनगणना कराई जाए। ऐसी अभी खबरें हैं, ऐसी खबरें दावा कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो 10 साल बाद वाला जो साइकिल है वो 2025 से इस बार शुरू हो जाएगा और अगली जनगणना उसके बाद वाली 2035 में कराई जाएगी। देश के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का कार्यकाल भी हाल फिलहाल में बढ़ाया गया। अब उनका कार्यकाल अगस्त 2026 तक के लिए होगा। उनके कार्यकाल विस्तार को भी इसी जनगणना से जुड़ी प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। लिज मैथ्यू की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि सरकार का ये सोचना है कि साल 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन और महिला आरक्षण के प्रभाव में आने के बाद ही हो। और हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट की माने तो सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर स्थिति साफ नहीं की है। हालांकि इस बार जनता से उनका संप्रदाय भी पूछा जा सकता है। ऐसे समझिए जैसे कोई किस संप्रदाय का अनुयायी है, इस पर भी एक सवाल हो सकता है। कि सरकार ने तय किया है कि इसमें जीरो टॉलरेंस यानी गलती होने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर वो मैन्युअली जनसंख्या जब रजिस्टरों में दर्ज की जाती है तो उस समय गलतियों के मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उस समय आशंका ज्यादा होती है। यानी एक तो एक्यूरेसी आएगी, यानी पूरी तरह से सटीक जनगणना होगी। दूसरा, इस बार सरकार ने तय किया है कि जो जातिगत आंकड़े हैं, जातिवार जनगणना के आंकड़े जुटाने में, उनका विश्लेषण करने में आसानी होगी। एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही उसे अत्याधुनिक पद्धति की वजह से उसे डिजिटलाइज किया जाएगा और डिजिटल करने के साथ ही इसमें यह भी होगा कि उसका विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। अभी तक जनगणना के दौरान जरूर जातिगत जानकारियां ली जाती थी, जातिवार जानकारियां ली जाती थी, लेकिन उसे डेटा पब्लिश नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार चीजें हैं कि बहुत सारे कॉलम होंगे और ताकि एक पूरा विस्तृत और गहराई के साथ विश्लेषण किया जा सके। इसके साथ ये भी है कि अब तक कई मतों और धर्मों के मानने वाले लोगों को, जैसे इस्लाम है या और अन्य ईसाई वर्ग है, उन सारे लोगों के लिए उनमें जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में ज्यादा आंकड़े नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस बार की जनसंख्या के लिए ये जरूरी है, जो जनगणना होगी उसमें ये सारी डिटेलिंग भी होगी ताकि भविष्य में अगर कभी आरक्षण को लेकर या किसी और धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर कोई सुविधा दी जानी हो, धार्मिक तो नहीं लेकिन हाँ जातिगत आधार पर सुविधा दी जानी हो, तो उसके लिए फिर अलग से एंड टाइम पर विश्लेषण करने की, आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत ना रहे। एक है साधे सब सदय, सब साधे सब जाए, यानी एक जगह ही ऐसा किया जाए कि इसी जनगणना के दौरान, ताकि आगे की चीजें आसान हो जाएं। अगली सुर्खी में बात वक्फ संशोधन बिल पर हो रही मीटिंग को लेकर के। संसद की जॉइंट कमेटी की इस बिल पर आज मीटिंग हो रही थी और फिर विपक्षी सांसदों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए कि कमेटी वक्फ के स्टेक होल्डर्स को मीटिंग के लिए नहीं बुला रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जेपीसी से वॉकआउट करने वाले सांसदों में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी शामिल थे। हालांकि कुछ देर बाद ये सांसद मीटिंग में वापस लौट आए। हुआ यूं कि आज की मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक प्रशासक ने एक रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के सामने रखी। विपक्षी सांसदों ने कहा कि यह गलत है क्योंकि ऐसा करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की परमिशन नहीं ली गई है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की एक चिट्ठी भी सामने रखी। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि बिना मुख्यमंत्री के अप्रूवल के रखी गई इस रिपोर्ट को नल एंड वॉइड माना जाए। इसके बाद ही विवाद हुआ और विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप।